नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं SDF लाइव इंडिया और इस वक्त हमारे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट राजेश सिन्हा जी। देखिए, लोकसभा चुनाव खत्म होते ही विधानसभा चुनाव की तैयारियां में नेता लोग जुट गए हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव और VIP सुप्रीमो मुकेश सहनी की दोस्ती का मिसाल चर्चा का विषय बन गया था। और वहीं आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी किस तरह से हेलीकॉप्टर में कभी मछली खाते नजर आए होंगे तो कभी केक काटते हुए नजर आए होंगे, लेकिन उनकी दोस्ती का पैगाम अब जनता के बीच नहीं जा रहा है। आखिर क्यों नहीं जा रहा, आइए हम सुनते हैं और जानने का प्रयास करते हैं राजेश सिन्हा जी से। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये बात सही है कि मुकेश सहनी बहुत कम समय में अपनी राजनीतिक जमीन तैयार की है, लेकिन अभी तक उनमें परिपक्वता नहीं आ सकी। वो परिपक्व मतलब तरीके से राजनीति नहीं कर पा रहे। और ऐसे भी मतलब आप कभी देखे होंगे, और अब तो ऑनलाइन ये रिचार्ज होता है। एक समय वो वॉचर आता था, रिचार्ज कूपन, नाखून से खरोचिए और फिर नंबर ये लोड कीजिए मोबाइल में और आपका मोबाइल रिचार्ज हो गया, उसको फेंक दीजिए। तो मुकेश सहनी बिहार की राजनीति में रिचार्ज कूपन हो गए, चाहे रिचार्ज कूपन, हाँ रिचार्ज कूपन हो गया, चाहे BJP हो या RJD हो। आप देखिए, समय समय पर उनको यूज किया जाता है, लेकिन क्या होता है कि ये उस तरह का परिणाम नहीं दे पाते हैं जिसकी उम्मीद इनसे की जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि ये विपरीत धारा की राजनीति करना चाहते हैं। आप याद कीजिए, 2019 में इनको 3 सीटें मिली थी। उसमें ये इंडिया गठबंधन ने महागठबंधन हुआ करता था, तीनों सीट ये हार गए। उसके बाद 2020 के विधानसभा चुनाव में इनको मतलब ये 4 सीट पर ये जीत हासिल किए। हालांकि ये हार गए, बुरी तरह से हार गए। सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा से ये चुनाव लड़े थे, बुरी तरह हार गए। बावजूद इसके इनको मंत्री बनाया गया। अब देखिए, मतलब महत्वाकांक्षा पालना जरूरी है, लेकिन अति महत्वाकांक्षी होना बिल्कुल गलत है। ये अति महत्वाकांक्षी हो गए। इनको लगा कि मेरे दम पर NDA है और मेरे दम पर सरकार है। ये क्या किए कि चले गए यूपी में योगी आदित्यनाथ को चुनौती देने लगे। मतलब अंत में जब वहाँ का उत्तर प्रदेश का चुनाव परिणाम सामने आया, उसके बाद इनको दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया गया। ये पैदल हो गए। अब उसके बाद ये 2024 के लोकसभा चुनाव में ये इनकी कोशिश थी कि हमको कम से कम सीट मिले तो चिराग पासवान के जितना मिले, जबकि चिराग पासवान की राजनीतिक हैसियत और इनकी राजनीतिक हैसियत दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। बात यह भी सही है कि चिराग पासवान अपने पिता द्वारा तैयार किए गए राजनीतिक पिच पर बैटिंग कर रहे हैं, विरासत में उनको विरासत में मिला हुआ। और मुकेश सहनी ने अपने दम पे राजनीतिक जमीन बनाया और उस पर ये बैटिंग कर रहे हैं। लेकिन मुकेश सहनी मतलब अपनी तुलना चिराग पासवान से करने लगे। इन्होंने एक डिमांड रख दिया कि जितनी सीटें चिराग पासवान को मिलेगी उतनी ही सीटें मुझे भी चाहिए, जबकि बात यहाँ तक बन गई थी कि मुजफ्फरपुर से इनको चुनाव लड़ा जाता, और अगर ये मुजफ्फरपुर से चुनाव लड़ते तो चुनाव जीतते भी और अभी के समय में ये केंद्र में मंत्री होते। तो इनका अल्टी पल्टी वाला जो राजनीति है ना, इनको बहुत नुकसान पहुँचा रहा है। ये किसी के लिए विश्वसनीय नहीं रह गए। यही कारण है कि अब देख लीजिए, अब ये 2024 के लोकसभा चुनाव में यूज किया गया, लेकिन ये झंझारपुर, पूर्वी चंपारण और ये गोपालगंज 3 सीटें इनको मिली, किसी सीट पर जीत नहीं मिली। अब इनको रिचार्ज कूपन की तरह यूज किया गया और समझ में आ गया कि अब इनकी आवश्यकता नहीं है तो साइड है। पहले ये लोकसभा चुनाव के दौरान फेसबुक पर बहुत सक्रिय रहा करते थे। अब बहुत दिनों के बाद इधर भागलपुर में वो नाव पे मछली, मतलब एक फुहरता जिसको बोलते हैं ना, फुहर राजनीति करने लगते हैं। इससे एक मैसेज मतलब अच्छा नहीं जाता। जबकि इनको चाहिए, देखिए इनका वोटर जो है तो अभी युवा वर्ग है, जो मतलब पिछले बार मतदान किया या इस बार किया या अगले बार करेगा, इस तबके के मतदाता इनके साथ है, जिसमें मतलब कोई संदेह नहीं है। लेकिन अभी तक यह उन मतदाताओं तक नहीं पहुंच सके हैं जिन्होंने लालू राबड़ी के शासनकाल को देखा।
लालू राबड़ी के शासनकाल में यादवों का एक वर्चस्व था जलकरों पर, और अभी भी बहुत ऐसे जगह हैं जहाँ पर जलकर पे यादवों का कब्जा है और ये उनसे पीड़ित हैं। तो मतलब सबसे पहले इनको एक जाति विशेष की राजनीति कर रहे हैं, मल्लाहों की राजनीति कर रहे हैं, तो इनको सबसे पहले उन वोटरों तक पहुंचना चाहिए जो वोटर अपने घर में चौकी पर बैठ के अपने पूरे परिवार को चलाते हैं। अगर वो इनसे कन्विंस हो गए, इनमें अगर उनमें अगर इनके प्रति, मुकेश सहनी के प्रति विश्वास जमा, तो आने वाले समय में एक परिपक्व ये नेता कहलाएंगे और राजनीतिक जमीन इनकी मजबूत होगी। तो ये चाहे एनडीए गठबंधन हो या इंडिया गठबंधन हो, वैल्यू मिलेगा। अभी उस तरह का मतलब इनको ये वैल्यू नहीं दिया जा रहा है जिस तरह की उम्मीद ये चाहते हैं, और बड़बोलेपन भी है। कभी ये कहते हैं कि मेरे नाव पर जो चढ़ेगा वही ये दिल्ली जाएगा, और ये कितना नुकसान हुआ कि इनका नावे छीन लिया। बीजेपी की राजनीति कहिए या जो भी कुछ कहिए, इनका चुनाव चिन्ह जो नाव छाप था, इन नाव छाप पर बहुत मेहनत की। अब इनका नाव छाप छीन गया, इनको वो लेडीज पर्स थमा दिया कि अब लेडीज पर्स लेके घूमते चल रहे हैं। तो सबसे पहले तो वो नाव छाप पर मतलब लोगों के जहन तक गया, नाव छाप नाव छाप नाव छाप। अब नाव इनका नौवे छीन गया, अभी हो गए लेडीज पर्स लेके घूम रहे हैं। तो सबसे पहले इनको राजनीतिक जमीन मजबूत करना चाहिए, तब बार्गेनिंग पावर आएगा और फिर जैसे चाहेंगे वैसे चल सकेंगे। लेकिन अगर अपनी आदत में सुधार नहीं मतलब ला सके तो धीरे धीरे ये राजनीतिक हाशिए पर पहुंच जाएंगे। सिर्फ मुकेश सहनी ही नहीं, पाला बदलकर इधर उधर करने वाले अन्य नेताओं का भी हश्र बुरा क्यों हो जाता है? देखिए, बिहार में पलटी मार्ग पॉलिटिक्स की शुरुआत नीतीश कुमार ने की, और अन्य नेताओं को लगता है कि अगर नीतीश कुमार बार बार पलटकर भी अपने जगह पर हैं तो हम क्यों नहीं पलटे। लेकिन यहाँ पर लोग, अन्य नेता यह भूल जाते हैं कि नीतीश कुमार ने 2005 से जो राजनीतिक जमीन तैयार किया वो धीरे धीरे मजबूत होता ही गया। अगर आप 2020 के ये विधानसभा चुनाव को छोड़ दीजिए जिसमें चिराग पासवान ने भारी नुकसान उनको पहुंचाया, तो उनकी राजनीतिक जमीन मजबूत है। मतलब स्थिति यह है कि चाहे महागठबंधन हो या बीजेपी हो, अगर सरकार बनेगी बिगड़ेगी तो कारण नीतीश कुमार होगी। अब इस तरह की राजनीतिक हैसियत तो चाहे अन्य जो नेता पलटते हैं, जैसे मान लीजिए उपेंद्र कुशवाहा जी भी उनको बड़े भाई मानते हैं, नीतीश कुमार को बड़े भाई मानते हैं। अब ये भी बार बार पलटने का हुनर सीख गए। ये भी कभी पलट के इधर कभी पलट के उधर, पार्टी बनाते हैं, पार्टी का विलय करते हैं, फिर खमियाजा भुगतते हैं, फिर इधर फिर उधर, जिसके कारण अब देख लीजिए इससे क्या होता है कि विश्वसनीयता खत्म हो जाती है। और विश्वसनीयता एक बहुत बड़ी पूंजी है राजनीति में, और इस पूंजी को गवा के आप चाहिएगा कि हम सत्ता के शीर्ष तक पहुँच जाएँ, तो ये मुश्किल। अभी आप देख लीजिए कि पशुपति कुमार पारस जी, चिराग पासवान ने चित किया। अब उस समय क्या था कि पशुपति कुमार पारस को संयम रखना चाहिए था। अगर मोदी भक्ति कर रहे थे तो मोदी भक्ति में ही लीन रहते, तो आज के डेट में कहीं वो राज्यसभा के सांसद हो जाते। एक ऑफर भी, जैसी बात सियासी जानकारों ने मतलब कही कि इनको राज्यपाल बनाने का ऑफर भी दिया गया था। अब ये है कि जहाँ आप मतलब थोड़ा सा मतलब आपकी बात नहीं मानी गई और पलट गया या पलटने की धमकी दी, इससे आपकी विश्वसनीयता पर सवाल उठता है। जबकि राजनीति में विश्वसनीयता एक बहुत बड़ी पूंजी है। अगर पलटना ही है तो नीतीश कुमार जैसा राजनीतिक हैसियत बनाइए, उसके बाद आप पलटिए। तो मजबूरी होगी कि आप बार बार पलटिएगा, उसके बाद भी लोग आपको साथ मिलेंगे। देखिए, मुकेश सहनी, आरसीपी सिंह, पशुपति पारस और उपेंद्र कुशवाहा की राजनीतिक भविष्य कैसे रहने वाली है, आइए हम सर से जानने का प्रयास करते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, जैसे बिहार में नीतीश कुमार जरूरी है, उसी तरह से उपेंद्र कुशवाहा राजनीति की मजबूरी है। नहीं चाहते हुए भी, चाहे आरजेडी हो यानी कि महागठबंधन हो या एनडीए हो, नहीं चाहते हुए भी उपेंद्र कुशवाहा को मतलब खुश करके मतलब रखना होगा, खुश करके आगे तक ले जाना होगा, और इसका बेनिफिट उपेंद्र कुशवाहा लेते रहेंगे। बात रही आरसीपी सिंह की, तो आरसीपी सिंह का फुदकना उनको महंगा पड़ गया।
वो नीतीश कुमार के साथ रहते हुए भी फुदक पहले तो फुदक कर अपने मन से केंद्रीय मंत्री बन गए। उस समय वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जदयू के। उसके बाद जब नाराज़गी प्रकट की गई तो आरसीपी सिंह समझे क्या कि बीजेपी के सहारे वह ये अपनी किश्ती खेप लेंगे, लगा। लेकिन उसके बाद बीजेपी में आने के बाद उनका सूर्य एक तरह से अस्त हो गया, राजनीतिक सूर्य एक तरह से अस्त हो गया। अब उगेगा कैसे ये देखना जरूरी होगा। रही बात आपने कहा पशुपति कुमार पारस की, तो पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान एक ही गुरु के चेला हैं। वो दिवंगत केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी के मतलब नेतृत्व में दोनों राजनीति करना शुरू किए। तो जब तक रामविलास पासवान जी दुनिया में रहे तब तक पशुपति कुमार पारस को मतलब ये कहिए कि चावल दाल का भाव मालूम नहीं था राजनीति में। उनके जाने के बाद उनको लगा कि ये रामविलास पासवान द्वारा तैयार की गई ज़मीन पर वो खिलेंगे फूलेंगे, ऐसा हो नहीं सका। राजनीतिक उत्तराधिकारी के सवाल पर चाचा भतीजे में द्वंद्व हुआ, ये किनारे लगा दिए गए, पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान निखर गए। अब देख लीजिए कि ये पशुपति कुमार पारस चिराग की मेहरबानी पर ही आगे चल सकेंगे, क्योंकि अभी जो वर्तमान समय में स्थिति दिख रही है वैसे भी पशुपति कुमार पारस जी का उम्र हो चुका है। अब अगर मान लीजिए एक आध पाली अगर खेलेंगे भी तो चिराग पासवान की रजामंदी जरूरी है, और लगता नहीं है कि अब इनका सूर्य उदय हो सकेगा। देखिए रही बात मुकेश सहनी की, मुकेश सहनी को अपनी राजनीतिक कार्यशैली में सुधार लाना होगा। उनको ये पहले समझना होगा, और सबसे पहले समझना क्या होगा, उनको राजनीतिक कुर्सी पर बैठना होगा, उस मजबूत कुर्सी पर जहाँ से वो बार्गेनिंग कर सकें किसी के लिए, चाहे जो भी गठबंधन हो। अगर वो इस तरह से नहीं करेंगे तो उनका राजनीतिक भविष्य बहुत ज़्यादा आगे जा सकेगा ऐसा दिखाई नहीं पड़ सकता है, मतलब पड़ता है। लेकिन इतना जानिए कि मल्लाहों के बीच, मल्लाह समाज के युवाओं के बीच उनकी पैठ बधी है निश्चित तौर पे, और अगर वो मतलब बुजुर्ग मतदाताओं तक भी अपनी पहुंच बना लिए, उनमें अपने प्रति विश्वास पैदा कर लिए, तो फिर राजनीतिक शिखर पर जा सकते हैं। लेकिन अगर ये अपनी आदत में सुधार नहीं लाए तो उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ सकता है।